नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गौरव कुमार निगम की पुस्तक कहानियों के दस्तखत के साथ उपस्थित हूं। गौरव कुमार निगम नई पीढ़ी के रचनाकार हैं और नई पीढ़ी में जो लोग अच्छी कहानियां लिखते हैं, अच्छे किस्से लिखते हैं, उसमें गौरव कुमार निगम को रखा जा सकता है। कम से कम उनका यह कहानी संग्रह इस बात की गवाही देता है। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है, रिलायंस और बाकी SCBM जैसे संस्थानों में कई साल तक जुड़े रहे। मैनेजमेंट की कंपनी चलाते हैं और ब्रांड सूत्र, ब्रांड प्रबंधन के भारतीय नियम, यह पुस्तक लिख चुके हैं। इसके अलावा द स्कैंडल इन लखनऊ और द ग्रेट सोशल मीडिया ट्रायल, यह पुस्तक भी लिख चुके हैं। एक लघु कथा संग्रह भी उनका फलक के नाम से जो संग्रह था उसमें उनकी रचनाएं शामिल हो चुकी हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। इस पुस्तक में उनकी जो रचनाएं हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग है। सारी कहानियां छोटी हैं पर बहुत मार्मिक और प्रभावी हैं। विषधर, एक वादा था, शिकार, बामन का आशीर्वाद, सुनसान सड़क के धंधे, इश्क यूं ही, होनी और अनहोनी, मनहूस पेन, पतंग और पूरियां, बड़ा मंगल, लंच बॉक्स, चूहिया, काम का शास्त्र, स्मार्ट और फोन, दोस्ती, हिजड़ा और सच्चा सैनिक, ये कहानियां इस संकलन में शामिल हैं। कहानियों में कुछ कहानियों का मैं जिक्र करूंगा इसलिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये कहानियां किस तरह से, किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं और इनको क्यों पढ़ना चाहिए। एक कहानी है इसमें, बाभन का आशीर्वाद। बाभन का आशीर्वाद कहानी यह है कि एक लड़का जो हाई स्कूल के ज़माने में एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम लड़की से प्यार कर रहा होता है। कहानी अतीत में चलती है। एक बुजुर्ग सज्जन है, गर्मी का दिन है, वे अपने आम के बगीचे में को देख रहे होते हैं। तब तक उनको लगता है कि कोई एक लड़का, यंग लड़का आम तोड़ रहा है। वे उसकी तरफ उसको आवाज़ देते हैं। वो लड़का भागने की कोशिश में इनके बगीचे के अंदर उतर जाता है। वह डर जाता है। ये पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमने आम तोड़ने की ज़रूरत कैसे की। वह बताता है कि मैं अपने नाना के यहाँ ननिहाल में आया हूँ और आप मुझे शिकायत मत करिएगा। वो पूछते हैं तुम्हारे नाना का नाम क्या है। वो बताता है लड़का कि मेरे नाना का नाम ये है। तो पूछते हैं कि क्या तुम उसके पिता का नाम लेते, तुम इनके लड़के हो? तो वह लड़का कहता है हाँ। तो कहते हैं कि तुम चोरी मत करना। और सोचने लगते हैं तो उनको याद आता है कि जब वे हाई स्कूल में थे तो इस लड़के की माँ को देख के उनके मन में बहुत एक तरफा प्यार, जो हाई स्कूल की उम्र में किशोर वय में होता है, उस तरह का प्यार था। एक दूसरे को देखते थे, आकर्षित थे। और एक दिन इस लड़के की माँ को, जो उस समय लड़की थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी, राजा राम त्रिपाठी सज्जन का नाम है, बुजुर्गवार सज्जन का, और उस लड़की का नाम होता है मारूख। तो मारूख से ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये कॉपी बना देना, नोट्स लिख देना। वो बोलती है कि मैं ही क्यों? तो कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम बना दोगी कॉपी, नोट्स मेरे तैयार कर दोगी तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बोलती है कि बदले में तुम क्या दोगे? ये किशोर वय की चूहल है जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन उस ज़माने में प्रेम का इजहार इतनी आसानी ढंग से नहीं होता था। वो लड़की पूछती है मारूख के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा नोट्स तो बना दूंगी लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहते हैं बामन का आशीर्वाद। कहानीकार ये कहता है कि वह किशोर वय का लड़का कितना मूर्ख था जो एक लड़की के प्रेम को भी नहीं समझ पा रहा है, और कहता है कि बामन का आशीर्वाद, जिससे प्रेम को बताना चाहिए उसको कह रहा है आशीर्वाद। आशीर्वाद लेके वो लड़की क्या करेगी? तो वह हंसती है, बोलती है तुम्हारे आशीर्वाद का मैं क्या करूँगी? तो कहते हैं तब? तो कहती है अच्छा मुझे आम, अपने बाग का आम लेके आना। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ले आऊँगा। तो बोलती है नहीं, मुझे 5 किलो आम चाहिए। और ये कहते हैं 5 किलो आम मैं कैसे रखूँगा, कैसे चोरी करूँगा, कैसे ले आऊँगा? घर की चोरी से तुम्हें दूंगा तो लोग जान जाएंगे। तो कहती है जो भी करो ये तुम्हारी समस्या है। बहरहाल उस ज़माने में इन दोनों की बातचीत होती है और ये तय होता है कि 3 दिन बाद
वो लड़की इनको नोट्स देगी फला गली में फला बाग के पीछे, और ये उसको अमियाँ देंगे। राजा राम त्रिपाठी किसी तरह से अमियाँ तोड़ते हैं, उनको घर में किस किस तरह से छुपाते हैं, 5 किलो अमियाँ लेके जाते हैं। वो लड़की बन सवर के आती है मारूक, और इनको नोट्स निकाल के देती है अपने आंचल से। ये उस नोट्स को देखते हैं, अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं, और वो यह समझ जाती है, अमियाँ देखती है तो वो थोड़ा बहुत नाराज़ भी होती है कि ये कैसा मैंने प्रेमी चुन लिया जिसको ये पता नहीं है कि अपने प्रेम का इजहार कैसे करें। तो वह 1-2 अमियाँ उठाती है और लेके चली जाती है। ये कहते हैं मैं इस अमियाँ का क्या करूँगा, वो कहती है आप जानो, मैं नहीं जानती। अब इतनी बात के बाद राजा राम त्रिपाठी अतीत से वापस लौटते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि तुम ये अमियाँ ले जाओ और अपने घर में मारूक को दे देना। वह सोचता है, वो लड़का पूछता है, अरे मैं उनको क्या कहूँगा? तो राजा राम त्रिपाठी जवाब देते हैं कि कहना कि एक ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला था। इस तरह की कहानी है। युवा अवस्था में जिस तरह का प्यार होता है, जिस तरह की मोहब्बत होती है, इसी तरह की एक कहानी है पतंग और पूरी। पतंग और पूरी में यह है कि एक गरीब, जैसा कि कस्बों में, छोटे कस्बों में होते हैं, लोग अपने जीवन यापन के लिए छोटी सी दुकान खोलते हैं। सारे लोग निम्न मध्य वर्ग या गरीब तबके के होते हैं, मेहनत करके रोजी अर्जित करते हैं। वो बुढ़िया जो दुकान खोलती है पतंग की, उसके आसपास छोटे मोटे बच्चे जाते हैं, छोटी उम्र के बच्चे जाते हैं। उन्हीं में एक काम वाली बाई की बच्ची होती है और वह कहती है कि तुम मेरे लिए मुझे ये पतंग दे दो। तो पतंग कितने की है वो दाम बताती है। उस लड़की के पास उतना पैसा नहीं होता है, वह निराश होकर जाने लगती है। तो ये बुढ़िया कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आओ और ये पतंग ले जाओ। वो अपना महंगा पतंग उसको दे देती है। वो लड़की जाती है अपने घर, और उस दिन उस बूढ़ी औरत की बोहनी नहीं होती है, केवल इस लड़की ने जो पैसे दिए होते हैं वही पैसा उसके पास होता है। वह बिना खाना खाए सोने की कोशिश करती है, तब तक देखती है दरवाजे पर दस्तक होती है और वो लड़की अपना खाना लेके आई होती है, जो उसकी माँ काम वाली बाई बड़े घरों से पूरियाँ लेके आई होती है। वो उसके बाद वो लड़की घर में जाती है, रात में सोती है और अपनी माँ से 2 घंटे बाद कहती है, माँ मुझे भूख लगी। उसकी माँ कहती है, अरे अभी तो तुमको पूरी दिया था। तो उस लड़की ने इस बूढ़ी महिला के दर्द को समझा और उसके लिए वो पूरी लेके आई। इस बीच ये घटना होती है कि जब ये पतंग लेके जाती है तो इसकी माँ इसकी पिटाई करती है लड़की की और कहती है, तुम पतंग क्यों खरीद लाई, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ। ये आती है और उसको पतंग वापस करने के लिए कहती है कि मेरा पैसा दे दो, ये पतंग ले लो। वो बूढ़ी औरत सोचती है, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो तुमको सस्ते में दिया था। वो नहीं मानती है तो पैसे वापस करती है, साथ में पतंग भी दे देती है। उस नन्ही बच्ची के मन पर इस बात का इतना असर होता है कि वो रात में अपने हिस्से की पूरी लेके जाती है। ऐसी ही मार्मिक कहानियाँ। एक कहानी और है जो जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार से मिलती जुलती है, सच्चा सैनिक। इसमें भी इसी तरह का कथानक है कि एक वन में एक लड़की है जिसको एक घायल सैनिक मिलता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? कहती है, मैं यहीं रहती हूँ। युवती एक तरह से वन स्त्री, वन देवी, कुछ भी समझ सकते हो। वो पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं पथिक हूँ, और फिर उसको बताता है कि मेरे ये लड़ाई रत्नागिरी साम्राज्य से होती है और उसका सेनापति जो था वो मेरे ही भाले से मारा गया। यह लड़की उस पथिक को ठीक करती है, सैनिक को, और जब वो ठीक होता है तो वो उसको कहती है कि तुम इस रास्ते से जाओ। वो कहता है कि मैं तुमको ज़रूर शहर जाके कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। वो कहती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आगे बढ़ता है तब कुछ रास्ते बाद ये लड़की उसको घेर लेती है और ये सैनिक की वेशभूषा में होती है। दोनों में लड़ाई होती है और जब कटार लगती है तो उस युद्ध में इसकी पगड़ी खुल जाती है। वो कहता है, अरे देवी, अगर आपको मुझे मारना ही था तो मैं आपके घर में घायल अवस्था में गया था, उस समय मारते आपने यहाँ क्यों रोका? तब ये कहती है कि तुम मेरे दुश्मन साम्राज्य के हो और तुमने जिस सेनापति की हत्या की थी वो मेरे पिता थे। वह बताती है कि मैंने प्रेम विवाह किया था और उस दौरान मुझे देश निकाला दे दिया गया था और बाद में मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। मैं वन में हूँ, लेकिन तुमने मेरे पिता और मेरे देश के खिलाफ काम किया था, इसलिए मैं वनवासिनी हूँ, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य नहीं भूला है। और फिर ये दोनों वहीं मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहाँ जो वृक्ष हैं उनको पता नहीं है कि इनमें सच्चा सैनिक कौन है। तो कहानियों के दस्तखत संग्रह में इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ बहुत मार्मिक हैं और
गौरव कुमार निगम को और इस तरह के जितने भी युवा कथाकार हैं, इन दिनों में जो भी कहानी संग्रह पढ़ रहा हूँ उनमें कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कुछ कहानीकार बहुत अच्छे हैं। यह एक अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य जगत में युवा कहानीकारों से यह उम्मीद बनती है कि हमारा साहित्य आने वाले समय में केवल वही नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे जो लोग उपस्थित हैं या जो लोग सोशल मीडिया पर अपना नारा बुलंद करते हैं कि हम अच्छी कविताएं कहानियां लिखते हैं। ये कहानियां इस बात को की आश्वस्ति देती हैं कि सब कुछ हिंदी साहित्य में केवल प्रचार पर ही आधारित नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं और इस कार्यक्रम में उनको अवसर मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपकी जिस भी विधा में रुचि हो उस तरह की पुस्तक को आप खरीद सकें। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग्म प्रकाशन। 150 रुपये मूल्य है इसका और पृष्ठ संख्या है 128। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।